भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिससे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ये शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशॉइड, निग्रोइड और मंगोलार्ड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। नोट: सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस 1638 से 1707 ईस्वी को जाता है। प्राचीन भारत। एक, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है: एक, धर्म ग्रंथ; दो, ऐतिहासिक ग्रंथ; तीन, विदेशियों का विवरण व चार, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदीस्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नासरिया सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। चातुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त आधन्यक, जिसका वध नहीं किया जाता है, शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का नहीं। ईसा पूर्व एवं ईस्वी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में एवं मृत्यु 483 BC में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया।
इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उड़ात कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट: यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद अथवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजा भक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्यन्दिन और कान्य शुक्ल यजुर्वेद अथवा वात्स्नेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कार्थक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। कोतुम, रामायणीय एवं जैमिनीय या तलयकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शीनक और पेप्लाद हैं। नोटा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ: ऋग्वेद के ऐत्रेय व कौशिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद के तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कोसल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यहाँ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराय की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष जताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जावालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है।
स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ये शून्य काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये हैं शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरूक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्वेत गृह तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि, विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। पुराण। प्रमुख सूत्रकारों में गीतम, विधान, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। तारांकन भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का पुराण, विष्णु पुराण संबंधित वंश, मौर्य वंश, आंध्र, सातवाहन, गुप्त वंश सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके मत्स्य पुराण पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी वायु पुराण संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मास्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है तथा वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। नोटा पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। नोटा उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में युद्ध की पूर्वजन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य व विष्णुगुप्त हैं। ये 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इससे मीर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोटा अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कत्यायन की गागी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक 1 टेसियस यही ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। 2 हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। 3 सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रट्स तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। 4 मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। 5 डायमेकस ये सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। 6 डायोनिसियस यह में नरेश टॉलमी फिलेडेल्फिस का राजदूत था, जो अशोक के राजदरबार में आया था। 7 टॉलमी इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। 8 प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी।
इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। 9. पेरिप्लस ऑफ द इरिट्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। बी. चीनी लेखक। 1. फाहियान। ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। ये 14 वर्षों तक भारत में रहा। 2. संयोगन। ये 518 एडी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। 3. ह्वेनसांग। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसे सन 629 एडी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 एडी में चीन लीग गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृतांत सी.यू. की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। नोट: ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ये विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। 4. इल्लिंग। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। सी. अरबी लेखक। 1. अलवरुनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलवरुनी ख्वारिज्म या खीय आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब ओल हिंद या तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार, तील तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। 2. इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। डी. अन्य लेखक। 1. तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 2. मार्को पोलो। ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। एलेक्जेंडर री.ए.एच. लोंगहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गस, वाल्टर इलियट ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टीप्रोलु, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख योगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभलेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगिरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है।
कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। नोटा पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख शासक रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलश्री से है। प्रयाग स्तंभ लेख शासक समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख शासक पुलकेशिन II से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। नोट अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सुवर्णभूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। 2. प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्रागइतिहास या प्राक इतिहास, प्रीहिस्टरी, आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री व इतिहास हिस्ट्री 3 भागों में किया गया है। मालवा संस्कृति के बर्तन काला तथा लाल हैं। बुर्जहोम संस्कृति के बर्तन धूसर हैं। जोखे संस्कृति के बर्तन लाल हैं। द नवपाषाण संस्कृति के बर्तन चमकीला धूसर हैं। पूर्वी नवपाषाण संस्कृति के बर्तन भूरा लाल हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में पूर्वी नवपाषाण भूरा लाल लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। नोटा यानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। नाम एवं तिथियां। पुरापाषाण काल ये 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई। मध्यपाषाण काल, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्यपाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुड्ढे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। नवपाषाण काल, इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में व पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। पुरापाषाणिक पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मध्यपाषाण काल 12-10 हजार वर्ष पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 वर्ष पहले। नवपाषाण काल का आरंभ 10,000 वर्ष पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिरिम्पिकम था। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जी थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डेवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की।
पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब सी एल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथ्स खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्किबोल्ड कार्लाइल ने की थी। भीमबेटका गुफा पुराशाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह प्र के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। नोट: भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। 3. सिंधु सभ्यता। रेडियोकार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। नोट: तिथि निर्धारण की कार्बन 14 C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है, वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक प्रोटोहिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाश्क नदी के किनारे स्थित सुतकागेन बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गंगवारीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा एवं कालीबंगन। नोटर: धोलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नोटर: सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी है जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नानकुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अग्निकुंड, यज्ञ वेदी, लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है।
उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चिन्हुदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नोट: लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुकोदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी स्थिति एवं उत्खननकर्ता हड़प्पा। ये रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1921, माधोस्वरूप वत्स 1926 और व्हीलर 1946 हैं। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता राखालदास बनर्जी 1922, मैके 1927 और व्हीलर 1930 हैं। चिन्हुदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाब शाह जिला में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता मैके 1925 और एन जी मजूमदार 1931 हैं। कालीबंगन ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता अमलानंद घोष 1951, बी वी लाल एवं बी के थापर 1961 हैं। कोटदीजी ये सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता फजल अहमद 1953 हैं। रंगपुर यह मादर नदी के किनारे गुजरात का काठियावाड़ जिला में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव 1953-54 हैं। रोपड़ ये सतलज नदी के किनारे पंजाब का रोपड़ जिला में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1953-56 हैं। लोथल ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव 1954 हैं। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1958 हैं। सुकानगीडोर ये दाश्क नदी के किनारे पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता औरलस्टाइन 1927 हैं। बनमाली ये रंगोली नदी के किनारे हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 हैं। धौलावीरा ये लुनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिला खादेर बेट द्वीप पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता जे पी जोशी 1967, 1968 और रविंद्र सिंह बिष्ट 1990-91 हैं। सोतका यह शादीकौर नदी के किनारे बलूचिस्तान में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता जॉर्ज डेल्स 1962 हैं। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसागाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं और प्रदेश, तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान, चांदी अफगानिस्तान ईरान, सोना कर्नाटक अफगानी ईरान, टिन अफगानिस्तान ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्त मेसोपोटामिया, सीसा ईरान, वॉरिक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है।
सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुंवर वाला सार इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चुड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्निपूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है।